अच्छा सर, मैं रेडी हूँ। तो आप लोग अगर रेडी हैं, आर स्टूडियो ओपन कर लिया है, तो हम आज की ट्रेनिंग की तरफ चलते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। जी, स्क्रीन शेयर हो रही है। ठीक हो। अच्छा, आर स्टूडियो ओपन कर लें और फाइकस वाली फ़ाइल जो है ना वो इंपोर्ट कर लें। अच्छा, मैं आपको फ़ाइल शेयर कर रहा हूँ, वो भी काइंडली जो है ना वो डाउनलोड कर लें। ये ग्रुप में मैंने शेयर कर दी है फ़ाइल, तो इसको काइंडली डाउनलोड कर दें। अगर किसी को डाउनलोडिंग में इशू है तो वो अपनी ईमेल भी शेयर कर सकते हैं। सर यूसुफ साहब, आपको मैंने शेयर कर दी थी ये अनोवा वाली फ़ाइल, आपके पास ये होगी ऑलरेडी। बाकी अगर किसी के पास इशू है तो नहीं डाउनलोड हो रही तो काइंडली ईमेल शेयर कर दें, मैं सबको जो है ना वो ईमेल कर देता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस या अनोवा जिसे हम कहते हैं, और इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट वे से सीखेंगे। एक्चुअली मैंने एक नया कोर्स अनाउंस किया है, आर प्लस ए आई, यानी पहले था बॉटनी विद आर और बॉटनी विद आर प्लस ए आई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी हम इसमें इन्वॉल्व करें, क्योंकि ये जो प्रोग्रामिंग है ये जो है ना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हम इसको रीड तो कर लें, राइटिंग तो आ गई है, लेकिन एडिटिंग करना हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग स्टेप है। तो हम चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ मिले जो हमें एडिट भी करके दे दे हमारी मर्ज़ी के मुताबिक। तो आज से हम जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आपके कोर्स पे अप्लाई करते हैं। एक्चुअली आपके कोर्स का हिस्सा नहीं था, लेकिन मैंने समझा कि ये आपके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि ये ना हो कि आप कोर्स कंप्लीट करने के बाद कहें कि जस्ट सर हमें जो आपने एनालिसिस करवाए हैं जस्ट यही आते हैं, इनके अलावा हमें और कुछ भी नहीं आता। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंप्लीट करने के बाद आप हर तरह का एनालिसिस खुद कर सकते हैं। ये जो मेरे कोर्स में है, इसके अलावा भी जो एनालिसिस आपके सामने आएगा जो आप आर पे कर सकते हैं, वो आप विदाउट एनी हेल्प जो है वो कर सकते हैं। तो मैं जस्ट ये ईमेल शेयर कर दूं,
तो फिर हम जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ भी आते हैं और आर स्टूडियो की तरफ भी आते हैं। ये जस्ट तलहा साहब की ईमेल आई है, बाकी के पास होपफुली ये जो है वो डाउनलोड हो चुका होगा। तो मैं जस्ट तलहा साहब को ईमेल करने लगा हूँ। अच्छा, आप में से बहुत से लोग चैट जीटीपी यूज़ करते हैं और बहुत से लोगों ने अपने तौर पे आर प्रोग्रामिंग में यूज़ करने की कोशिश भी की होगी, लेकिन उसमें एरर आ जाता है, हमें समझ नहीं आती। कोड रन करते हैं, रन नहीं होता, अगेन करते हैं, अगेन एरर आ जाता है। तो इस मसले को हम अब डिस्कस करेंगे और ये जो नेक्स्ट हमारे दिन हैं थोड़े से, इसमें हम बाकी जो एनालिसिस रह गए वो सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू करेंगे, ताकि आप जो है वो आर में समझें कि फुल आपको कमांड हो जाए, हर तरह का एनालिसिस जो है जस्ट कुछ ही मिनट में परफॉर्म कर लें। जस्ट तला साहब की ईमेल है तो मैं उनको शेयर करने लगा हूँ, बाकी होपफुली आप लोगों ने डाउनलोड कर ली होगी। आज का लेक्चर आपका थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा इसमें, क्योंकि आप थोड़ी सी जो है ना वो नई चीज़ सीखेंगे। काफ़ी दिनों से हम बोर हो गए थे कि वही कोडिंग, वही एडिटिंग, वही रीडिंग। तो आज हम थोड़ा सा नई चीज़ सीखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि सर आप हमें पहले ही दिन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखा लेते हैं तो बेहतर नहीं था। तो इसका आंसर ये है कि वो बेहतर नहीं था, क्योंकि अगर वो आपने सीख लिया तो आप बिल्कुल ज़ीरो हो जाते, आपको समझ ही नहीं आती कि कोड को रन कैसे करना है। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चैट जीटीपी को यूज़ करके आप कोई पैराग्राफ या कोई ऐसे लिखवाते हैं। अब आपको वैसे पढ़ना ही नहीं आता, आपको इंग्लिश आती नहीं है, तो आप उसे कहते हो मुझे इंग्लिश में ऐसे लिख दें। अब आप उस ऐसे को क्या करोगे आगे? ठीक है, तो जब हमें इसकी बेसिक आएगी तो फिर हमें बाकी चीज़ें भी असिस्ट कर पाएंगी। अगर हमें आर की बेसिक नहीं आती तो बाकी चीज़ें हमें असिस्ट नहीं कर पाएंगी। इसलिए हम जो है वो हफ्ता पूरा, बल्कि 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं कि बार बार एडिटिंग, रीडिंग और पे काम कर रहे हैं। ये काइंडली चेक कीजिएगा सेंड हो चुकी है आपको फाइल। डॉक्टर राबिया साहब चेक कीजिएगा, आपको फाइल शेयर हो गई।
अच्छा चलें अब अपने टॉपिक की तरफ आते हैं आज के। आर को ओपन करें और दोनों फाइलें इंपोर्ट करें, ठीक है, फाइकस वाले भी। अच्छा ये क्वेश्चन आया था कि सर आप फाइकस वाली फ़ाइल के ऊपर जो है ना ये बार बार सारे एनालिसिस करवा रहे हैं। एक्चुअली ये वेरी बेसिक फ़ाइल है, इस पर तमाम किस्म के एनालिसिस हो जाते हैं और ये एक फॉर्मेट है आपके लिए कि जो जो हम एनालिसिस कर रहे हैं ना उनके लिए हमारे पास इस तरह की फ़ाइल रेडी होनी चाहिए, आपका डाटा इस तरह का इस फॉर्म में रेडी होना चाहिए। और अगर आपके पास 2 वेरिएबल हैं, 3 जो है करैक्टर वेरिएबल हैं, 4 फैक्टिव वेरिएबल हैं, तो फिर वो आप अपने डाटे पे उस हिसाब से उसको अप्लाई करें। जो एरर आता है फिर वो मुझसे डिस्कस करें कि सर मेरे पास 1 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल्स हैं, कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं या ट्रीटमेंट्स हैं, तो उसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो फिर वो उस पर मैं आपको सजेशन कर सकता हूँ। अच्छा ये मेरे पास फ़ाइल इंपोर्ट हो गई है, मैं जो है वो नोवा वाली फ़ाइल भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। अच्छा ये देखें मेरे पास नोवा वाली फ़ाइल भी इंपोर्ट हो चुकी है और फाइकस वाली फ़ाइल भी इंपोर्ट हो चुकी है, ठीक है। तो अब हमने आज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे जहन में जो आना चाहिए था वो ये था कि तरह सब क्या क्वेश्चन आना चाहिए था हमारे जहन में। आप 3-4 दिन छुट्टी पे रहे हैं तो शायद भूल गए। जी वही साहब, जावेद इकबाल साहब, क्या क्वेश्चन आना चाहिए हमारे जहन में। हाँ, कौन सा पैकेज हमने यूज़ करना है। तो यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है पैकेजेस की। अब देखें जिस तरह कोई हम बॉटनी की लैब में कोई एनालिसिस परफॉर्म करते हैं ना, तो हो सकता है कि मेन इंस्ट्रूमेंट के पर आने से पहले हमें बहुत सारे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने पड़े। जैसे पीसीआर करने से पहले हमें सैंपल रेडी करने के लिए बहुत ज़्यादा मशीनरी यूज़ करनी पड़ती है। इसी तरह एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे काम करने से पहले हमें अपना सैंपल रेडी करने के लिए बहुत ज़्यादा स्टेप से गुजरना पड़ता है। इसी तरह हम अनोवा परफॉर्म करने के लिए हमें ये इन सब पैकेजेस से गुजरना पड़ेगा। इन सब का जो है वो यूज़ करेंगे, सब मशीनरी का यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमने इन पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेना है। तो अब आप इस काबिल हो चुके हो कि आप इसको इंस्टॉल भी कर सकते हो, आप इसको एक्टिवेट भी कर सकते हो, आप फाइल इंपोर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से आप इनको जो है ना वो कर लें, इंस्टॉल कर लें। 1 2 3 4 5 हमारे पास पैकेजेस हैं और पाँचों को आप इंस्टॉल करें और इसको लाइब्रेरी कर लें। मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर मैंने इसको इंस्टॉलेशन पे लगाया तो हो सकता है कि ये हैंग हो जाए या टाइम ले। मैं इसको जस्ट लाइब्रेरी करता हूँ। ये मेरे पास लाइब्रेरी हो चुकी है। अच्छा जी, सबसे पहले अब जो स्टेप है हमारा अनोवा के लिए ना, हमारे पास जो कैटेगोरिकल डाटा है उसको मैंने फैक्टर में कन्वर्ट करना होता है, यानी करैक्टर्स होते हैं उसको फैक्टर्स बनाने हैं उसके। तो उसके लिए जो फर्स्ट स्टेप है तरह सब काइंडली जो है ना कोशिश किया करें मैसेज अगर इजीली चैट में हो जाए तो चैट में कर लिया करें।
हाँ जी, वो कह रहा है जी आपके पास एक पैकेज है जिसका नाम है स्ट्रिंग। आपने पहले स्ट्रिंग को इंस्टॉल करना है, फिर ये बाकी पैकेजेस होंगे। आप इधर पैकेजेस में आए ना, ग्लोबल इन्वायरमेंट में, सॉरी स्क्रीन नंबर 4 पे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पैकेज में आके आप लिखें स्ट्रिंग, यहाँ पे इंस्टॉल पे, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग लिखें। स्ट्रिंग ही है, स्ट्रिंग है, ये देख लें, जो भी है यहाँ से आप इसको चूज़ कर लें, ठीक है, और इसको इंस्टॉल करें। फिर ये इंस्टॉल करें तो फिर आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। ये रियाजुल हक साहब आपके पास लाइब्रेरी हो चुका है, कोई इशू नहीं। वो जस्ट ये कह रहा है कि डीपी लेयर जब जो है वो एक्टिवेट होता है तो ये बहुत सारे दूसरे पैकेजेस को ना छुपा देता है, हाइड कर देता है, उसको काम से रोक देता है और अपना काम करता है। जैसे वो रिसेसिव और डोमिनेंट जीन्स वाला काम होता है ना, जब डोमिनेंट जीन आ जाती है तो रिसेसिव अपने फंक्शन को हाइड कर देती है, वो अपने एक्सप्रेशन शो नहीं करती। सेम ये जो डीपी लेयर है ये डोमिनेंट होता है दूसरे पैकेजेस पे, तो ये कुछ पैकेजेस की जो करैक्टरिस्टिक हैं उसको हाइड कर देता है, उसको एक्सप्रेस नहीं होने देता। यार यहाँ पे तला साहब लिखा हुआ है स्ट्रिंगी, ये आप देखें ना, आपके जो नीचे उसने पैकेज बताया है कि स्ट्रिंगी नहीं है आपके पास। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये पढ़े ना यहाँ पे, ये देखें, देयर इज़ नो पैकेज कॉल्ड स्ट्रिंगी। तो आप ये स्ट्रिंगी को इंस्टॉल करें, STRINGI, ठीक है, इसको इंस्टॉल करें तो फिर आपके बाकी पैकेजेस जो हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगे। ओके, चलें काइंडली, सब लोगों के पास डन हो चुके हैं, 5 पैकेजेस इंस्टॉल और लाइब्रेरी हो चुके हैं, तो डन कर दें, फिर मैं अगले स्टेप पे चलूँ। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, होपफुली कि सबके पास इंस्टॉल हो चुके हैं। तलहा साहब के पास भी हो गए हैं, वहीद साहब के पास भी हो गए हैं, रियाजुल हक साहब आपके पास हो चुके हैं, आपके पास मेरे ख्याल ऑलरेडी होंगे। ठीक है, अच्छा हम आगे चलते हैं। अगर पहला स्टेप है हमारा, जिस तरह हम बॉटनी में या किसी भी लैब में जो डिफरेंट स्टेप परफॉर्म करते हैं, अपने सैंपल को प्रिपेयर करते हैं, तो फर्स्ट स्टेप है हमारे सैंपल की प्रिपरेशन का। अगर हमारे पास कोई कैटेगोरिकल डाटा है, करैक्टर की फॉर्म में है, तो हमने इसको फैक्टर में कन्वर्ट करना है। तो फैक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक छोटा सा फार्मूला हम लिखते हैं फैक्टर। फैक्टर लिखने के बाद आगे फाइल का नाम देते हैं और अपनी फ़ाइल के अंदर जिस वेरिएबल को, जिस कॉलम को, ठीक है, हमने फैक्टर करना है उसका नाम लिख देते हैं। तो मैंने फैक्टर का फंक्शन लिखा, इसके बाद अपनी फ़ाइल का नाम दिया फाइकस और $साइन, और $साइन के बाद जो है वो स्पीशीज़ के वाले कॉलम को सिलेक्ट कर दिया। अब इसका मैंने नाम रख दिया जी फाइकस $साइन स्पीशीज़, यानी इसमें मैंने क्या किया, इसके फैक्टर बना दिए, इसको मैंने अलग कर दिया। इसको मैं रन करता हूँ, कोड रन हो गया हमारा। आप भी रन करें, आपके पास भी रन हो जाएगा।
ठीक होगा। अच्छा, इसमें सॉरी मैं एक स्टेप इसमें मिस कर गया कि मुझे तो एक्चुअली इस फाइल का आइडिया था कि इसमें एक करैक्टर है, एक करैक्टर वाला जो है ना लेटर है। आपके पास अगर अपना डाटा सेट है जिसमें आपको नहीं पता चल रहा कि इसमें कौन सा डाटा कैटेगोरिकल है और कौन सा फैक्टर है, तो आप जस्ट टेबल लिखें। टेबल जो है ये डीपी लेयर का फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे हम डीपी लेयर को यूज़ कर रहे हैं। टेबल लिखें, टेबल लिखने के बाद फाइल का नाम लिखें और इसको रन करें। ये देखें, जैसे ही आपने रन किया ना इसको, इसने हमें डिफरेंट एक मिनट ये मैसेज नहीं चलता, आप जब तक इसको टेबल करें। सर ये क्या शेयर किया आपने काइंडली? आपने सारे कोड रन कर दिए या क्या शेयर किया? काइंडली जो है ना वॉइस ना करें, मैसेज करें, मैसेज पे बताएं। चलिए वॉइस की मुझे मैंने लगाए हुए हैं, माइक यूज़ कर रहा हूँ तो आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही। काइंडली टेक्स्ट करके बताएं। अच्छा, यहाँ पे टेबल करके आप देखें, यहाँ पे देखें DBL1 है, DBL1, DB1 का मतलब होता है कि हमारे पास ये डाटा जो है ये न्यूमेरिकल है, ठीक है। अच्छा, अब आखिरी देखें, अब ये फैक्टर आ रहा है। इससे पहले ये कैटेगोरिकल था, एक्चुअली मैंने कोड इसको रन कर दिया हुआ है तो इसलिए ये फैक्टर में कन्वर्ट हो चुका है। अब अगर हम फाइल में भी चेक करें ना यहाँ पे, तो पहले अगर हम चेक करते तो यहाँ पे हमें करैक्टर नज़र आता था, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देखें ये वाला, अब हमें ये शो हो रहा है फैक्टर। पहले हमें यहाँ पे CHR शो होता था, पहले भी हम बहुत सारे एनालिसिस में इसको देख चुके हैं, PCA में भी हमने इसको देखा, तो ये CHR शो होता था। एक्चुअली मैंने कोड पहले रन कर दिया, ये आपको पहले दिखाना चाहिए था मुझे। अगर क्लियर है तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको दोबारा ये फॉर्मेट करके आपको दिखा सकता हूँ। यानी ये टेबल करने से पहले, ये वाला कोड रन करने से पहले हमने टेबल करके अपने डाटा को चेक करना है कि हमारे डाटा में जो है वो क्या इशू आ रहा है। अच्छा सर, आपने लाइब्रेरी नहीं किया होगा इसलिए आपको इशू टेबल में एरर आ रहा है। एरर जो है ये इसमें शेयर कर सकते हैं, चैट में शेयर करते हैं। अच्छा, बाकी लोगों के पास ये फैक्टर हो गया है डाटा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, सॉरी अगेन वही कोड मैंने लिखा हुआ है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब अगेन टेबल भी कर लिया, डन हो, ठीक है। यानी अपने डाटे को जैसे ही अपने लोड करना है तो उसको टेबल करके देख लेना है कि उसके अंदर वेरिएबल कौन कौन से हैं। अब GG थीम की लाइब्रेरी, इट्स मीन कि आपके पास जो है ना पैकेज नहीं है, उसको इंस्टॉल करें। आपके पास भी स्ट्रिंगी जो पैकेज है ना ये नहीं है, इसको इंस्टॉल करें। आपको भी सेम तलहा वाला ऑप्शन आ रहा है, STRING, ये कह रहा है देन देयर इज़ नो पैकेज कॉल्ड स्ट्रिंगी। आप स्ट्रिंगी को ऐड करें। स्ट्रिंगी पैकेज को ऐड करें। स्ट्रिंगी आई भी है, ये उसके नीचे लिखे हैं मैंने फाइल पे, आप देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आपने स्क्रीनशॉट शेयर किया उसमें स्पेलिंग लिखे हुए हैं। ये आखिरी लाइन पढ़े ना रेड वाली, देयर इज़ नो पैकेज कॉल्ड स्ट्रिंगी STRINGI।
यही पैकेज का नाम है, उसका पैकेज का नाम है वो बताया हुआ है। अच्छा, यहाँ तक तो हमने इसको परफॉर्म कर लिया। अगला स्टेप है कैलकुलेट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अनोवा मालूम करने के लिए भी हम फाइल रेडी कर रहे हैं। पहला स्टेप हमने फाइल का तैयार कर लिया। जैसे हम बॉटनी के लैब में पहले सैंपल लेके आते हैं ना, तो उसको धोते हैं, साफ़ करते हैं। पहले वो जो है वो क्या कहते हैं, टैप वाटर से धोते हैं, फिर उसको डिस्टिल वाटर से धोते हैं, ठीक है। फिर उसको जो है वो माइक्रोब फ्री करते हैं। तो सेम यहाँ पे भी हमने फ़र्ज़ करें कि ये जो हमने टिबल किया, यानी देखा कि हमारे डाटा में कोई कंटेमिनेशन तो नहीं है। तो अगर कंटेमिनेशन है तो हमने उसको धो लिया, धो के उसको हमने चेंज कर दिया फैक्टर में। यानी हमें जब डाटा अपना देखा, उसको साफ़ सूफ किया, तो उसमें कुछ कॉलम जो थे वो कैटेगोरिकल डाटा था, करैक्टर्स थे, तो उसको हमने कन्वर्ट कर दिया फैक्टर में। यानी जिस तरह हमने सैंपल लेके आते हैं ना प्लांट के, तो उनको वॉश करते हैं टैप वाटर से, फिर उसको डिस्टिल वाटर से धोते हैं, ताकि वो हमारे सैंपल के लिए हम उसको रेडी कर सकें। तो यहाँ पर भी आपने क्या किया जी, आपने डाटा चेक किया टेबल करके। टेबल ने आपको बता दिया कि आपके पास एक कॉलम है जो कैटेगोरिकल डाटा है, आपने उसको फैक्टर में कन्वर्ट करना है। तो हमने उसको फैक्टर में कन्वर्ट कर लिया। अब अगला स्टेप है, हमने उसकी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास फार्मूला है जहाँ से स्टार्ट होता है ग्रुप बाय। ग्रुप बाय का मतलब होता है कि हमने इसकी ग्रुपिंग करनी है। यानी हमारे पास स्पीशीज़ है ना, स्पीशीज़ की बेस पे हमने ग्रुपिंग करनी है। फाइकस कॉलम स्पीशीज़। आगे ये साइन मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, इसे कहते हैं पाइप ऑपरेटर, ठीक है। यानी ये तब हम यूज़ करते हैं जब हम एक एनालिसिस के रिज़ल्ट को दूसरे एनालिसिस में एज आ इनपुट यूज़ करते हैं, और उसकी जो आउटपुट होती है उसको नेक्स्ट एनालिसिस में एज आ इनपुट यूज़ करते हैं। यानी एक की आउटपुट अगले स्टेप में इनपुट के तौर पे यूज़ होती है, फिर उसकी इनपुट अगले स्टेप में जो है वो आउटपुट के तौर पे आउटपुट अगले स्टेप में इनपुट के तौर पे यूज़ होती है। तो उसके बाद समरी हमने करनी है। पैटर्न विड्थ मीन हम अभी एक ट्रेड पे अप्लाई कर रहे हैं अनोवा, ये देखें पैटर्न विड्थ के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। यानी हम देखना चाहते हैं कि स्पीशीज़ में पैटर्न विड्थ के बेस के ऊपर कोई वेरिएशन है या नहीं है। सो पैटर्न विड्थ आगे मीन पैटर्न विड्थ, यानी इसकी हम मीन भी निकालना चाहते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना चाहते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन के जो फार्मूला है हमारे पास SD इक्वल टू SD, आगे ब्रैकेट में आप लिखें, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन हम किसकी निकालना चाहते हैं, पैटर्न विड्थ की। और आगे नेक्स्ट पाइप ऑपरेटर, यानी इसका जो रिज़ल्ट आएगा उसको आगे अरेंज करने के लिए हमने यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये डाटा भी हमारा अरेंज हो जाएगा। अब हम इस कोड को रन करते हैं। ये देखिए, इसने हमें एक नया डाटा सेट बना के दे दिया। अगर हम इसको चेक करें, ये देखें, तो इसने हमें स्पीशीज़ के ग्रुप बना दिया। 3 ग्रुप बन गया हमारे पास, स्पीशीज़ 1, स्पीशीज़ 2 और स्पीशीज़ 3। उसके बाद पैटर्न विड्थ मीन आ गई और स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई। यानी 3 चीज़ें उसने हमें निकाल के दे दी हैं। अब आप इस पर प्लॉट भी बना सकते हैं, ठीक है। सर काइंडली आप थोड़ा सा हमारे साथ चलें ना, आप थोड़ा आगे निकल गए। आप जस्ट जो मैं स्टेप्स समझा रहा हूँ, आप जस्ट वो स्टेप रन करें, उसके बाद अगले स्टेप पे चलें, तो फिर आपको ये इशू नहीं आएगा। आप जस्ट सर हमारे साथ चलें, हर स्टेप को ना थोड़ा सा समझ के शो करें। हाँ, वो स्टेप तो सेम ही है ना, बेशक आपने मॉडिफाई किया हुआ है,
लेकिन स्टेप उसमें सेम ही, वेरिएबल सेम हैं, जस्ट आपने उसमें नेम चेंज किए हुए, फाइल का नेम चेंज किया हुआ और वेरिएबल्स के नाम चेंज किए हुए ना, बाकी उसका प्रोटोकॉल या मैकेनिज्म तो सेम है। अच्छा, यहाँ तक हमने परफॉर्म कर लिया, हमने मीन निकाल ली और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल ली। अब हम इस पर एनोवा निकालना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये कन्फ्यूजन थी, मुझे भी ना काफ़ी अर्सा कन्फ्यूजन रही, हमारे डिपार्टमेंट में तो बहस भी हुई इस बात पे, बल्कि स्टैटिस्टिशियन वाले लोग आए, उन पर भी ये क्वेश्चन आया, यानी हमारा डिफेंस हो रहा था छोटा सा, तो वहाँ पे क्वेश्चन आया कि जो आपने एनोवा लगाया हुआ ये मीन वैल्यू पे लगाया हुआ है या आपने रेप्लिकेटेड डाटा पे लगाया हुआ है। तो वहाँ पे सर थे, तो उन्होंने ये कहा कि ये जो है ना रेप्लिकेटेड डाटा पे एनोवा लगता है, मीन डाटे पे एनोवा नहीं लगता। तो आपकी काइंडली अगर कोई सजेशन हो तो बता सकते हैं, आप क्या कहते हैं कि मीन डाटे पे लगता है एनोवा या रेप्लिकेटेड डाटा पे? जी सर, जावेद इकबाल साहब। कोई आइडिया, कुछ सजेशंस कि मीन डाटे पे लगाएं या रेप्लिकेटेड पे? तो ये क्वेश्चन हमारा वहाँ पे जो है ना, सर आप जस्ट मुझे ना यूसुफ साहब, मैं आपको ना इसमें क्लास के बाद थोड़ा सा टाइम देता हूँ, हम क्लास फिनिश कर लें। एक्चुअली बाकी सब लोग जो हैं वो एक सेम टॉपिक पे चल रहे हैं, आपका थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको मुझे पढ़ के फिर आगे चलना पड़ेगा ना। मैं आपको 10 मिनट क्लास के बाद देता हूँ, तो आपका इशू रिजॉल्व करवा देता हूँ, ठीक हो गया? हाँ, अच्छा, ये क्वेश्चन फिर हमने स्टैटिस्टिशियन से पूछा और आगे पीछे जो है ना उस वक्त, तो सर ने कहा नहीं ये रेप्लिकेटेड डाटा पे लगता है। तो क्योंकि बाकी जो है ना हम सॉफ्टवेयर में ये रेप्लिकेटेड डाटा उसको देते हैं, जैसे हमने SPSS में करना है, मिनीटाइम में करना है, तो हम उसको रेप्लिकेटेड डाटा ही देते हैं। लेकिन एनोवा जो लगता है वो एक्चुअली मीन डाटे पे लगता है। जैसे देखें ना, आपने PCR करना है, तो आपके पास लीफ का एक सैंपल है और एक DNA का सैंपल, यानी लीफ से ही आपने DNA निकाला ना। तो लीफ को अगर आप PCR मशीन में डाल देंगे तो क्या उस पर PCR हो जाएगा? या लीफ को अगर आप फ्लेम फोटोमीटर में डाल के उसकी जो है वो मिनरल्स फाइंड कर सकते हैं? क्या आप उसको लीफ को एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में डाल के उसके जो अंदर जो है वो मिनरल्स कंटेंट फाइंड कर सकते हैं? नहीं ना, हमने उसको पहले तैयार करना होता है, अगले स्टेप की तरफ लेके जाना होता है। जो रेप्लिकेटेड डाटा होता है उसके ऊपर जो है वो डायरेक्ट हम एनोवा अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, ये हम चेक कर सकते हैं कि जो दो रेप्लिकेट्स हैं उनमें डिफरेंस चेक कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास 3 रेप्लिकेट है ना, तो अगर आप तीनों रेप्लिकेट में डिफरेंस चेक करना चाहते हैं तो फिर आप डायरेक्ट रेप्लिकेट पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मीन डाटे के ऊपर अप्लाई हो तो फिर जो है आप मीन डाटे के ऊपर पहले आपको मीन निकालनी पड़ती है। अगर आपके पास 3 रेप्लिकेशन है ना, तो आप चाहते हैं कि तीनों रेप्लिकेशन के ऊपर आप चेक करते हैं कि वेरिएशन है कि नहीं है, तो आप डायरेक्ट रेप्लिकेटेड डाटा पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर वो रेप्लिकेट को एज अ मीन कंसिडर करेगा, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल मेरे पास S की 3 रेप्लिकेट है, S1 S2 S3, फिर आगे M1 M2 M3, 2 सैंपल हैं। हम इनकी मीन पे भी देखना चाहते हैं और रेप्लिकेट पे भी देखना चाहते हैं। फिर आपको दोनों पे लगाना पड़ेगा, मीन पे भी लगाना पड़ेगा और इसकी रेप्लिकेट पे भी लगाना पड़ेगा। यानी आप देखना चाहते हैं कि रेप्लिकेट वाइज डिफरेंस आया है, तो फिर आप इसके जो है वो रेप्लिकेट के ऊपर भी एनोवा लगाएंगे, और अगर आप चेक करना चाहते हैं मीन पे भी आया तो फिर आप मीन पे एनोवा लगाएंगे। और अगर जस्ट आप सिर्फ ये मीन पे चेक करना चाहते हैं
तो फिर आपके पास रेप्लिकेटेड डाटा होना ज़रूरी नहीं है, फिर आप जस्ट मीन के ऊपर भी एनोवा अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास इस तरह का टेबल बना हुआ है एक्सेल की फॉर्म में, इस तरह का टेबल, तो आप जस्ट अपना एनालिसिस यहाँ से इस स्टेप से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी अगर आपके पास इस तरह की डाटा फाइल रेडी है, आपने एक्सेल में या किसी और वे से ये वाली फ़ाइल तैयार की हुई है, ये जो आपको शो हो रही है, इसमें आपने मीन निकाली हुई है, यहाँ पे पैटर्न विड्थ यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन या स्टैंडर्ड एरर निकला हुआ है, तो आप जस्ट यहाँ से स्टार्ट करके आगे एनोवा लगा सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट करके एनोवा लगाने के लिए हमारे पास फार्मूला है। एनोवा के लिए AOV पैटर्न विड्थ का हम एनोवा चेक करना चाहते हैं स्पीशीज़ के साथ, यानी ये भी चेक करना चाहते हैं क्या स्पीशीज़ में डिफरेंस है पैटर्न विड्थ के लिहाज से। डाटा हमारे पास फाइकस है और इसको हम रन करते हैं। कोड हमारा रन हो चुका है और इसने हमें एनोवा निकाल के दे दी है, ये देखिए। ठीक होगा। अब ये हमारे पास रॉ डाटा है, इसकी हमने समरी चेक करनी है। ठीक है, जब भी इस तरह का आपके पास डाटा आए ना, आपको समझ ही ना आ रही हो कि ये क्या लिखा हुआ है, तो आपने इसकी समरी चेक करनी है। ये बहुत ज़्यादा डाटा है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये और एक्सपेंड होता जाएगा। ठीक है, ये देखिए, तो ये हमारे काम का नहीं है, हमने जस्ट इसकी समरी चेक करनी है। यहाँ पे आए, समरी एनोवा करें, ये आपको समझ देगी। ये हमारे काम का डाटा है, जो असल काम का डाटा है। ठीक है, अब ये देखें, ये PR वैल्यू ये शो कर रहा है 3 स्टार। इट्स मीन के हमारे जो सैंपल है ना, पैटर्न विड्थ के लिहाज से तीनों सिग्निफिकेंटली, स्ट्रॉन्गली सिग्निफिकेंटली एक दूसरे से डिफरेंस कर रहे हैं, एक दूसरे से वेरी कर रहे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ये सिग्निफिकेंस कोड भी इसने नीचे दे दिए हैं कि अगर ये 3 स्टार हो तो ये 0 पे है और स्ट्रॉन्गली सिग्निफिकेंट है, 1 पे है तो 2 स्टार है, इसी तरह 0.01 पे है तो 1 स्टार है और 0.05 पे है तो ये सिग्निफिकेंट है। ठीक है, यानी इन पॉइंट के ऊपर अगर आपका कोई रिज़ल्ट है तो ये सिग्निफिकेंट है, यानी सिग्निफिकेंट वेरिएशन है आपके डाटे के अंदर। अच्छा, ये तो हो गया एनोवा। यहाँ तक एनोवा हमारा परफॉर्म हो चुका है। एनोवा हमें ये बताता है कि हमारे जो दो वेरिएबल्स हैं या दो सैम्पल्स हैं उनमें वेरिएशन है कि नहीं है। जिस तरह हमने टी टेस्ट परफॉर्म किया था ना, टी टेस्ट हमें बताता है कि हमारे पास 2 सैंपल हैं, अब उनमें वेरिएशन है कि नहीं है, तो हम टी टेस्ट लगाएंगे। अगर आपके पास 2 से ज़्यादा सैंपल हैं तो आप वहाँ पे एनोवा परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे देखें, इसने हमें बता दिया कि आपके डाटा में वाकई ही सिग्निफिकेंट वेरिएशन है, यानी स्पीशी 1 स्पीशी 2 से डिफरेंट है, स्पीशी 2 स्पीशी 3 से डिफरेंट है, और ये तीनों आपस में एक दूसरे से डिफरेंट हैं, इनमें फ़र्क है। अगर ये वैल्यू आ जाती, ये कोई भी स्टार ना होता, तो इट्स मीन कि इसमें जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है लेकिन वो सिग्निफिकेंट नहीं है, वो इग्नोरेबल है, उसको हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो हम यही समझेंगे कि इसमें कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, अब अगला स्टेप आ जाता है एनोवा परफॉर्म करने के बाद अक्सर आपको कहा जाता है कि इस पर HSD लगाएं, LSD लगाएं, 2K टेस्ट लगाएं, डंकन लगाएं, या डिफरेंट टेस्ट होते हैं, या आपने डिफरेंट रिसर्च पेपर में पढ़ा होगा या आपके थीसिस में भी ये चीज़ें शामिल होंगी कि आप एनोवा के बाद जो है वो 2K टेस्ट लगा रहे होते हैं या कुछ और टेस्ट लगाते हैं। तो आज हम वो 2K टेस्ट लगा के चेक करते हैं। और उसके बाद एक और चीज़ आपने देखी होगी कि जो ग्राफ होता है, प्लाट होता है, उसके बार के ऊपर लेटरिंग होती है। वो अगर हम एक्सेल में बनाएं ना ग्राफ, तो हमें वो मैनुअली बार बनानी पड़ती है, फिर उसकी एक की वैल्यू देनी पड़ती है, और फिर हम जाके उसको फिर पेंट में लेके जाते हैं, फिर वहाँ पे हम उसको लेबल करते हैं जी ABC से लेटर देते हैं ना उसको, 2K टेस्ट के जो रिज़ल्ट आते हैं उसकी बेस पे उसकी लेटरिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको किसी भी और पैकेज में, किसी और सॉफ्टवेयर में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे ही परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे। अब हमने 2K टेस्ट के लिए अपने फ़ाइल को रेडी करना है। ठीक है, तो 2K टेस्ट, ये इसके लिए फार्मूला है। 2K टेस्ट हम लगाएंगे एनोवा पे,
अब देखें हर एक स्टेप वाइज हम चल रहे हैं। अपने सैंपल को पहले रेडी किया, फिर उसके ऊपर जो मीन निकाली और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, फिर उस मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर अनोवा निकाला। अब अनोवे के ऊपर हम 2K टेस्ट लगाएंगे। 2K टेस्ट हम डायरेक्ट डाटा के ऊपर नहीं लगा सकते, जो अनोवा का डाटा होता है उसके ऊपर हम 2K टेस्ट लगाते हैं। या इसको कहते हैं पोस्ट हैक टेस्ट। तो पोस्ट हैक टेस्ट जो होते हैं ये हम अनोवा का जो रिज़ल्ट होता है उसके ऊपर लगाते हैं। तो ये हमने अनोवा का फाइल, ये जो फाइल है ना हमारे पास, ये वाली अनोवा वाली, अब हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसको यूज़ करते हुए मैं इस कोड को रन करता हूँ। ये देखिए इट्स मीन के ये कोड हमारा रन हो चुका है और नीचे देखें 2K का एक ऑब्जेक्ट बन गया, एक फ़ाइल बन गई। ठीक है, तो मैं ये देखूँगा तो हमें इस तरह एक रा सा डाटा नज़र आ रहा है। ठीक है, ये हमारे काम का नहीं है, हम इसको इग्नोर करते हैं। आगे इसको प्रिंट करके चेक कर लेते हैं। ये देखिए आप 2K लिखें तो इसने हमें बता दिया जो आपके पास डिफरेंस इतना आ रहा है, ये वाला। अच्छा ये चीज़ एक इम्पोर्टेंट है, अनोवा ने हमें बता दिया कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, ये नहीं बताया कि डिफरेंस कितना है। अनोवा ने हमें क्या बताया कि हमारे सैंपल के अंदर सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, लेकिन 2K टेस्ट हमें ये बताएगा कि वो डिफरेंस कितना है स्टैट को यूज़ करते हुए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये इसने बताया जी सैंपल 2 और 1 में जो डिफरेंस है वो 1.08 है, 2 और 1 में 1.78 है, 3 और 2 में 0.70। तो सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस है वो 3 और 1 में, यानी इसमें कितना है 1.78। 2 और 3 में थोड़ा सा डिफरेंस है, इतना खास डिफरेंस नहीं है। ठीक है, और 2 और 1 और 3 और 1 में डिफरेंस जो है वो ज़्यादा है और उसकी वैल्यू किसने दे दी है, अनोवा ने हमें इस तरह की कोई वैल्यू नहीं दी, उसने हमें सिर्फ ये बता दिया कि डिफरेंस है, बस कितना डिफरेंस है ये है उसने हमें नहीं बताया। ये बताने के लिए हमने उसके ऊपर 2K टेस्ट परफॉर्म किया जो हमें बता रहा है कि इसके अंदर कितना डिफरेंस है। ये जहाँ तक क्लियर है, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी रियाजुल हक साहब, चलें ठीक है। अच्छा अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूट पेयर वाइज कंपैरिजन यूजिंग द GLST। ठीक है, ये GLST क्या है, जनरल लीनियर हाइपोथेसिस टेस्ट। इस टेस्ट को हम यूज़ करते हुए हम कंपैरिजन करेंगे। जैसे ये कंपैरिजन हुआ है ना, अब इसको हम मज़ीद थोड़ा सा एडवांस फॉर्म में इसका कंपैरिजन करेंगे। तो इसके लिए जो फंक्शन है GLST अनोवे पे हम लगाएंगे और LINFCT MCP, ठीक है, जो है ना ये आगे स्पीशीज़ और 2K। इसको रन करें। ये कोड हमारा रन हो चुका है। अब भाई एक्सट्रैक्ट ग्रुप लेटर यूजिंग CLD। अब देखें ये अगर हम ये वाला GLTH देखें तो ये भी रॉ डाटा है। अब इसमें से हमने लेटरिंग करनी है इसकी, यानी डिफरेंस की बेस के ऊपर लेटरिंग करनी है इनकी ABC, ठीक है, डिफरेंट लेटरिंग होगी इसकी। तो उसके लिए हम ग्रुप लेटर के लिए जो है ना वो CLD एक फंक्शन है, इसको हम यूज़ करते हैं। तो ये हमें लेटरिंग की ग्रुपिंग कर देगा। इसको रन करते हैं। ये देखिए ग्रुप लेटर, ये देखिए ग्रुप लेटर, ये भी हमारे पास एक रफ फॉर्म फाइल डेवलप हुई है।
अब हम से अगले स्टेप पे चलते हैं, एडिंग ग्रुप लेटर टू द मेन डाटा। ये जो हमारी मेन डाटा वाली फाइल है ना, ये वाली, यहाँ पे देखें हमारे पास 3 कॉलम शो हो रहे हैं, स्पीशीज, पेटल विड्थ और एसटी। अब यहाँ पे हम जो है वो उसकी लेटरिंग भी करेंगे, ठीक है, वो उसको ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए हमने ये कोड है, ग्रुप लेटर्स $, MC लेटर्स लेटर, ठीक है। तो जब इसको रन करते हैं तो देखें क्या होता है। अब देखिए, अब इस फाइल पे आए मेन डाटा में, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये लेटर आ गया। अब हमने देखा था कि सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है और स्ट्रॉन्गली डिफरेंट है एक दूसरे से, तो ये तीनों को डिफरेंट लेटर जो है ये अलॉट हो चुके हैं। अब अगले स्टेप पे आते हैं। अब इसको अगेन टेबल करके देख लेते हैं कि वाकई, अब टेबल हम मेन डाटे को कर रहे हैं, फाइकोस को नहीं कर रहे, ठीक है। मेन डाटे को टेबल करते हैं, क्या शो करते हैं ये देखें, इसने भी हमें ये बता दिया। इसने कहा जी पहला क्या है, फैक्टर, देखिए हमने इसको फैक्टर में कन्वर्ट किया था। ये कैटेगोरिकल है, सॉरी न्यूमेरिकल है, ये भी न्यूमेरिकल है, नंबर्स हैं, और ये जो है ये कैटेगोरिकल है, ABC, ठीक है। अब हम बार प्लॉट बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि उसके अंदर एरर भी आए और लेटरिंग भी आए। अच्छा जी होम, ये कोड हमें रीड करना था। ये हमारा डाटा हो गया मेन डाटा, यानी मेन डाटे वाली इस फाइल पे हम प्लॉट बनाना चाहते हैं, ठीक है, ये वाली फाइल। अब इसमें देखें दोनों के रिज़ल्ट को हमने कंबाइन कर दिया, अनोवा के रिज़ल्ट को भी कंबाइन किया है और जो है वो 2K टेस्ट उसके रिज़ल्ट को भी कंबाइन कर दिया। एस्थेटिक में हम एक्स एक्सिस पे रखते हैं स्पीशीज़, वाई एक्सिस पे पेटल लेंथ को, और फिल हमने करना है स्पीशीज़ की बेस के ऊपर जियोम बार में हमें पता है कि हमने स्टैट को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। शो डॉट लीजेंट हम शो करना चाहते हैं तो आप इसको T कर दें, नहीं शो करना चाहते तो F कर दें, ठीक है। विड्थ आपने इसके रखनी है 0.4, यानी जो हमारा कॉलम बनेगा ना उसकी विड्थ होगी 0.4। ये भी बनता है तो फिर हम इसको चेंज करके देखेंगे, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। जियोम एरर बार, हाँ ये हमने फंक्शन नया ऐड किया, ठीक है। जैसे हमने जियोम बार और मैप बनाने में जियोम ST हमने यूज़ किया था, SF यूज़ किया था, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे क्या है, जियोम बार की अब यहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक देंगे। एस्थेटिक वाई लिमिट यानी वाई मिनिमम, जैसे प्लस माइनस वैल्यू होती है ना स्टैंडर्ड डेविएशन की, प्लस माइनस 0.01, इट्स मीन कि वो 0 से ऊपर भी जा रहा होता है और 0 से नीचे भी आ रहा होता है। तो वाई ये मिनिमम, ठीक है, मिनिमम का मीन के कम से कम माइनस वाली पेटल विड्थ की बेस पे रखना है मीन, ये वाला, ठीक है। ये वाला हमारे पास किधर है, ये देखें पेटल विड्थ मीन, और 7 स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। उसके बाद वाई मैक्सिमम पेटल विड्थ मीन ST, यानी मिनिमम भी हमने रख दिया और इसका मैक्सिमम, यानी हम जिसको प्लस माइनस कहते हैं ना, प्लस माइनस 0.01, ये वो चीज़ है, यानी वाई मिनिमम कर दी और वाई मैक्सिमम कर दी। उसके बाद विड्थ आपने इसकी ये रख दी 0.02 बार की, फिर प्लस जियोम टेक्स्ट। अब इसमें टेक्स्ट हमने यूज़ कर दिया लेबल ग्रुप लेटर, ठीक है। हम उसको बार को लेबल करना चाहते हैं ग्रुप लेटर से, ये जो हमने ग्रुप लेटर बनाए ये वाले, ठीक है। वाई पेटल विड्थ मीन और प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, वी जस्ट, ये भी हम इसको एडजस्ट करके देखेंगे तो हमें आपको आइडिया हो जाएगा क्या चीज़ एडजस्ट होती है। उसके बाद जो आपके पास थीम है वो क्लासिकल है, और फेसिट रैप, ये मैं भी आपको बाद में करके दिखाऊंगा, पहले हम यहाँ तक करते हैं, ठीक है। इस कोड को रन करते हैं। फेसिट रैप आपने शायद पहले भी ये परफॉर्म किया हुआ है। अब यहाँ पे देखें कि आपके पास बिल्कुल रेडी प्लॉट तैयार है, आपको कोई आके इसको पेंट में ले जाके इसकी एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपने यहाँ पे लेबलिंग नहीं करनी, कट पेस्ट नहीं करना। आपका ओरिजिनल फॉर्म में जो प्लॉट है ना हाई डेफिशिएंसी, वो आपके पास सेव होगा। अच्छा, अब हम इसको फेसिट रैप करके देखते हैं ये क्या होता है, ठीक है। ये मुकम्मल कोड रन करते हैं फेसिट रैप। ये देखिए इसने हमें
ये एक्चुअली इसलिए हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास प्लाट बहुत ज़्यादा लेंथी हो। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, जब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास 20-25 कॉलम हो तो फिर हम इसको फेसिक ट्रैप कर सकते हैं स्पीशीज़ की बेस के ऊपर, तो ये हमें डिफरेंट जो है वो प्लाट बना के दे देगा, ताकि हमारे जो है ना वो पेज ज़्यादा फिल ना हो और ग्राफ भी अच्छा लगे। अच्छा, जहाँ तक तो ये बेसिक था प्लाट ना। हेलो जी, मैं बच्चा डॉक्टर खुशी। अच्छा, यहाँ तक आपने परफॉर्म कर लिया। अच्छा, यहाँ तक परफॉर्म कर लें फिर बताएं, फिर हम अगले स्टेप पे चलते हैं। इसको अब थोड़ा सा जो है ना वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ लेके चलते हैं, इसी सारे कोड को। आज मैं थोड़ा सा आपको इसका ना सिखाऊंगा, फिर देखते हैं कि नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं इसमें। यानी बाकी एनालिसिस जो है ना वो अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके परफॉर्म करेंगे। जी सर, चलें नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जब अगर आपके पास चैट जीटीपी है तो आप उसको ओपन कर लें। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन था वकास साहब का कि सर हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड की है, अगर हम स्टैंडर्ड एरर बार फाइंड करना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे। अब ये देखें, जस्ट मैं आपको एक नया तरीका बताने लगा हूँ आज, थोड़ा सा गौर से देखिएगा। ये रेडी है आप लोग? जिनके पास है चैट जीटीपी वो ओपन कर लें, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप इसको बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज जस्ट मैं इसको स्टार्ट करने लगा हूँ ताकि आप लोगों को जहन में बैठ जाए कि हम जो है वो नेक्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे, क्योंकि आप में से बहुत से लोग इसकी हेल्प ले रहे हैं, लेकिन वो छोटे मोटे काम तो हो जाते हैं लेकिन बेसिकली वो नाकाम हो जाते हैं, एरर आ जाता है, हमें समझ नहीं आती। तो हमने चैट जीटीपी से कैसे हेल्प लेनी है। अब हमें जो है ना होपफुली कि आप लोगों को कोड रीड करना आ गया है। आपको पता है कि अब यहाँ पे ये टुके GLHT लिखा हुआ है, तो उसका मतलब क्या है। ये ग्रुप लेटरिंग को हम जो है ये वाला जो साइन है आपके पास, इसका मतलब क्या है। ये छोटी छोटी चीज़ें अब आपको क्लियर है ना। अब आप चैट जीटीपी की हेल्प से एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। तो होपफुली आप रेडी होंगे, तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा, ये स्क्रीन शो हो रही है आपको मेरी चैट जीटीपी की? ठीक है। अच्छा, अब आएँ दोबारा कोड की तरफ। हम यहाँ पे देखें, हमारे पास जो कोड है ना ये वाला, ये देखें यहाँ पे लिखा है जी मेन डाटा ग्रुप बाय फाइकस। आपने इस कोड को कॉपी करना है, सारा कोड कॉपी कर लें। यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकली हुई है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये फाइंड है। हम चाहते हैं स्टैंडर्ड एरर फाइंड करना, ठीक है। उसके लिए फार्मूला थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन मैं आपको इस मेथड से बता देता हूँ ताकि आपको खुद भी जो है ये इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट आप में पैदा हो जाए और आप जो है वो सारे काम जो है मेरे से पहले खुद परफॉर्म करके, मैं जस्ट आपको बताऊँ कि आज हमने जो है ना ये टॉपिक करना है और आप उससे पहले मुझे परफॉर्म करके चेक करवा दें। तो यहाँ पे आएँ, इसको बोले हाय, थोड़ी सी बात चीत भी कर लिया करें इसके साथ में। इसको बोले जी प्लीज़
act as our programming expert। ये बोल दिया, आगे उसको बताएं। ये मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर दे रहा हूँ। इसको बोल दिया कि एक्सपर्ट के तौर पे एक्ट करो। हियर इज़ माय स्क्रिप्ट। ये हमने इसको स्क्रिप्ट भी दे दिया, ठीक है। अब नीचे एंड पे लाइन लिखें। अब हम इसको काम बताने लगे क्या करना है। इसको पहले थोड़ा सा समझा लें। इन माय स्क्रिप्ट आई कैलकुलेट SD, ठीक है। आई हैव कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड SD, और ब्रैकेट में इसको समझा दें कि SD क्या है। स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। सक्सेसफुली उसको बताएं जी मैंने ये कोड यूज़ करके स्टैंडर्ड डेविएशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है। अब उसको बताएं कि मैं अब क्या करना चाहता हूँ, ठीक है। अब उसको बताएं नो आई वांट टू यूज़ ऐसी, इसको लिखें स्टैंडर्ड एरर। फाइनली, ठीक है, स्टैंडर्ड एरर इंस्टेड ऑफ SD, ठीक है। ये इसको समझा दें और ये बता दें कि हम सेम स्क्रिप्ट और ये कोड रन करें। अब देखें उसी सेम स्क्रिप्ट पे इसने जस्ट ये देखें चेंज कर दिया थोड़ा सा, बाकी आपका स्क्रिप्ट वही है। इसने क्या किया, स्टैंडर्ड एरर कर दिया, बस ये देखिए वही सारा स्क्रिप्ट। उसने यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला लिख दिया। अब देखें मेरे ख्याल में ये फार्मूला गलत है, बहरहाल हम इसको रन करके चेक करते हैं क्या कहते हैं। मुझे लग रहा है बहरहाल फार्मूला गलत है। अच्छा, इसको यहाँ पे रख के ना इसको रन करते हैं और इसका एक नया नाम रख लेते हैं, ठीक है, मेन डाटा, ताकि हमें पता चल जाए मिक्स ना हो। ऐसी देखते हैं हमारा कोड रन होता है। ठीक है, कोड ये देखें एरर दे दिया उसने। अब इसने कहा जी इन ग्रुप एस स्पीशीज S1 ये इसने एरर दे दिया। स्क्रीन नहीं शो हो रही आपके पास? सॉरी, मैं भी आपको शेयर कर देता हूँ, टाइम काफ़ी हो गया। अच्छा, ये मैंने कोड लिखा था और ये उसने मुझे स्क्रिप्ट दे दिया, ठीक है।
ये देखिए, ये उसको मैंने बताया कि आपने जो है ना एक्सपर्ट की कनेक्ट करना है और मुझे ना जस्ट स्टैंडर्ड एरर चाहिए। तो इसने मुझे जो है ना वो कोड तो दे दिया, लेकिन मुझे डाउट है ये एरर जो है ना स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला इसने हमें गलत दिया। हम इसको अगेन कहते हैं प्लीज़ चेक, आई थिंक formula for standard error is wrong। हाँ, ये देखिए ना, उसने अपोलोजाइज कर लिया और अब इसने हमें फार्मूला सही करके दिया। ठीक है, और मैं इससे अब ये भी पूछता हूँ कि ये एस ई इसने कैपिटल क्यों लिखा है। मैं पहले इसको रन करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, इस कोड को रन करते हैं। मैं इसकी जगह पे इसको लिखने लगा मुझे ये वाला। ठीक है, डिलीट करके अब इस कोड को रन करते हैं। अब देखें कोड आपका रन हो चुका है और हमारे पास अभी नहीं रन हुआ। सॉरी, मैंने उसको ना मेन डाटा ही किया, सी नहीं किया। ठीक है, ये कोड हमारे पास रन हो चुका है। अब ये देखें, इसने हमें स्टैंडर्ड एरर निकाल दिया। देखिए, हमने कुछ भी नहीं किया, जस्ट उसको बताया है और कोड उसको दिया है। ये देखें, कोडिंग का हमें आना ज़रूरी है ना। कोडिंग की बेसिक चीज़ें हमारे पास कोड होना चाहिए जिसमें हमने इससे करेक्शन करवानी है। ये क्लियर है पॉइंट सर? ये देखें, इसने हमें स्टैंडर्ड एरर निकाल के दे दिया। निकाल दिया है। ठीक है, अब आज के लिए आपको जो टास्क है ना, ये नोट कर लें। ये स्टैंडर्ड एरर इसने निकाल दिया इसने। ठीक है, पहले हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था, इसने क्या किया, हमें नया फार्मूला दे दिया जस्ट कुछ सेकंड में। हमें किसी जो है वो जगह जाना नहीं पड़ा, जस्ट हमने उसको हेल्प की है, हेल्प मांगी है और उसने हमें देखें। हाँ, इसमें अब देखें ना, अगर आप को ये पता ही नहीं था कि स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला गलत उसने लिखा है, मुझे तो पता था, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया कि इसने गलत लिखा है। और हमें ये फार्मूला रन करके चेक कर लेते हैं क्या कहते हैं। तो अगर आपको ये पता नहीं है बेसिक इसकी, तो फिर आपके लिए मुश्किल होंगे, फिर आपको ये प्रॉब्लम होगी, आप बार बार करके थक जाएंगे और बोलेंगे चैट जीटीपी से भी हमें हेल्प नहीं मिल रही, हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी हेल्प नहीं मिल रही। जी, जहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब मैं आपको छोटी सी असाइनमेंट देने लगा हूँ जो आपने सब ने लाजमी करनी है अभी। जी, जहाँ तक क्लियर है तो काइंडली बताएं। ओके, ठीक है, चलें असाइनमेंट नोट कर लें जो आपने करनी है। अच्छा, यहाँ पे हमने अनोवा फाइंड किया है एक सैम्पल के ऊपर, एक वेरिएबल के ऊपर। मैं आपको दिखाता हूँ, यानी स्पीशीज़ और पेटल विड्थ के दरमियान हम चाहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा टेबल हो जो हमें तमाम वेरिएबल्स की एक ही दफ़ा अनोवा निकाल के दे और एक ही टेबल बने हमारे सारे अनोवा को। इस तरह तो हम बनाएं तो हमारे तो 3 टेबल बने, 3 ग्राफ बनेंगे। हम तो एक ही ग्राफ में सारा अनोवा शो करना चाहते हैं ना। तो ये आपकी असाइनमेंट है, आपने चैट जीटीपी को यूज़ करके एक ही ग्राफ के ऊपर पेटल विड्थ, पेटल लेंथ, सेपल विड्थ और सेपल लेंथ का अनोवा प्लॉट करना है। ये नोट कर लें। तो बाकी मैं रिमेनिंग टॉपिक भी आपके साथ शेयर करता हूँ। होपफुली कि आप लोगों को इतना क्लियर होगा। तो अब आपने इस पर प्रैक्टिस करनी है
और देखना है कि जो आप असाइनमेंट आपको अलॉट की गई है वो आप परफॉर्म कर पाते हैं या नहीं कर पाते। ठीक है, अब आपको आइडिया हो गया कि ChatGPT से हम कैसे कोड ले सकते हैं। अब आपने उसको, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, आपने उसको बताना है कि मेरे पास जो है ना वो 4 वेरिएबल्स हैं, उनके नाम ये हैं और ये मेरे पास स्पीशीज़ हैं। मैं इसके डाटे के ऊपर जो है ना वो अनोवा लगाना चाहता हूँ या लगाना चाहती हूँ, तो काइंडली मुझे अनोवा टूके टेस्ट और पब्लिकेशन रेडी प्लॉट बना के दो। ये आपको मैंने हिंट दे दी है। अब आपकी असाइनमेंट है और कल रात 9 बजे तक आपके पास टाइम है और आपने ये लाजमी बना के शेयर करना है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी तलहा साहब, कोई क्वेश्चन है? वही साहब, यूसुफ साहब, सर आप मीटिंग में रहिएगा, मैं जस्ट आपको ना गाइड करता हूँ। डॉक्टर राबिया साहब, रियाजुल हक साहब, ठीक होगा। चलिए ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह कल जो है वो थोड़ा एडवांस लेवल की तरफ हम जाने लगे हैं, इकोलॉजी के एनालिसिस हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो उसमें हम डाइवर्सिटी एनालिसिस करेंगे, डाइवर्सिटी का ना अल्फ़ा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी वगैरह वो फाइंड करेंगे और उसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इन्वॉल्व करेंगे। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।